हर पल आपके साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम से पीएम मोदी करेंगे बात, सरकारी योजनाओं का लेंगे फीडबैक। एक बार फिर टॉप पर पीएम मोदी, 13 वर्ल्ड लीडर्स की सर्वे लिस्ट में पीएम 71% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर रहे पीएम मोदी। अमित शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अमित शाह का होगा ये पहला दौरा। केजरीवाल के खिलाफ केस करेंगे चन्नी, मानहानि का करेंगे मुकदमा दायर। चन्नी ने कहा, आप नेता ने सारी हदें पार कर दी। मुंबई में 20 मंजिला इमारत में लगी भयानक आग, 15 लोग झुलसे, 2 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में फीडबैक भी लेंगे। इससे सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने और चुनौतियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश भर में विकास और विकास में विषमता को दूर करने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। ये कदम सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने की सरकार के प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को उनके 50वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बार फिर सामने आई है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट में पहले नंबर पर चुना गया है। आपको बता दें कि पीएम को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि उनके साथ के कई ग्लोबल लीडर्स रेटिंग के लिहाज से कहीं पीछे रहे हैं। वहीं ये रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की है। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अब ब्रिज क्षेत्र के बजाय पश्चिमी यूपी से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पहले वे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करने वाले थे, अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब वे पश्चिम यूपी से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत आज से करेंगे। गृह मंत्री कैराना में घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के शामली और मेरठ में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वो घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत आज दोपहर में कैराना विधानसभा से करेंगे। इसके बाद वे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शामली के होटल ऑर्चिड में होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी छोटी बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा आने वाले समय में करेंगे और हर जिले की हर विधानसभा सीट पर वे अपनी नजर भी रखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को कहा कि वे आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। अवैध खनन मामले में चन्नी के भतीजे सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी करने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। चन्नी ने आरोप लगाया कि दूसरे की छवि बिगाड़ने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अतीत में देखा जा चुका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाद में कैसे बीजेपी नेता नितिन गडकरी, दिवंगत अरुण जेटली और शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगनी पड़ी थी। अपने निर्वाचन क्षेत्र चमकौर साहिब में मीडिया से बातचीत करते हुए चन्नी ने दावा किया कि आप नेता ने सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा, मैं केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मैंने अपनी पार्टी से इस बाबत अनुमति मांगी है। मैं ऐसा करने को मजबूर हूं। वो मुझे बेईमान बताते फिर रहे हैं और अपनी ट्विटर हैंडल पर भी इसका जिक्र किया है। लखीमपुर कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के ड्राइवर और समर्थकों की पीट कर हत्या और वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी के मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ और उकसाने समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। वो जल्द जेल से रिहा हो सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की तरफ से दर्ज एफआईआर के संबंध में एसआईटी ने शुक्रवार को मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। ये मामला पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में भड़की हिंसा से संबंधित है। 4 किसानों, 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार सहित 8 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई थी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मामले में मुख्य आरोपी है और 9 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है। इस संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर किसान जगजीत सिंह द्वारा किसानों और 1 पत्रकार की मौत के संबंध में दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और 15 से 20 अन्य पर आरोप लगाया था। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। उत्पल ने कहा है कि मैं पणजी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। उत्पल ने सीट का ऐलान करते हुए कहा, मैं सत्ता या किसी पद के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने पिता के मूल्यों के लिए लड़ रहा हूं। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता मेरे साथ है। उत्पल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उत्पल से आपके टिकट पर चुनाव लड़ने का भी ऑफर दिया था। आम आदमी पार्टी के गोवा उपाध्यक्ष वाल्मीकि नाइक ने बयान देते हुए कहा कि अगर उत्पल पर्रिकर पणजी सीट से आपके टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ने को तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि हम पर्रिकर जी की बहुत इज्जत करते हैं, अब फैसला उत्पल को लेना है। केजरीवाल ने कहा था कि यदि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर उनकी पार्टी में शामिल होना चाहे तो उनका स्वागत है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने जेल से अपनी पत्नी की हत्या की आशंका जताते हुए मदद की गुहार लगाई है। त्यागी ने आरोप लगाया है कि जिहादी उनकी पत्नी की हत्या कर देंगे। इसी के साथ त्यागी ने न्याय की मांग भी की है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र त्यागी ने अपनी पत्नी फरहा फातिमा की हत्या की आशंका जताते हुए कई मौलानाओं के साथ यूपी पुलिस का भी इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है और अपनी पत्नी की जान बचाने की गुहार भी लगाई है। वहीं लोगों से अपील भी की है, पत्नी और पूरे परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें। बता दें कि जितेंद्र त्यागी हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच के मामले में जेल में बंद है। जितेंद्र नारायण त्यागी के ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में लिखा है, मैं जेल में हूं। उधर मेरी पत्नी को मौलानाओं ने मारपीट कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। उनका साथ दिया यूपी पुलिस के मुसलमान एएसआई जैदी ने। आप लोग मेरे परिवार का साथ दे, जिहादी मेरी पत्नी की हत्या भी कर सकते हैं, वो मेरे परिवार को डरा रहे हैं। मैं जेल में बंद हूं, आप लोग ही न्याय करें। इस ट्वीट के साथ जितेंद्र त्यागी की ओर से दिया गया एक प्रार्थना पत्र भी शेयर किया गया है। गणतंत्र दिवस 2022 की फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी से शुरू होगी। रिहर्सल सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगी। परेड विजय चौक से 3.3 किलोमीटर की दूरी तय कर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। 26 जनवरी को भी करीब यही अरेंजमेंट रहेगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर वो किसी भी संदिग्ध चीज की और देखे तो इसकी जानकारी पुलिस को दे। मिली जानकारी के मुताबिक परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ पर अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, प्रिंसेस प्लेस, गोल चक्कर, तिलक मार्ग, रेडियल रोड से लेफ्ट टर्न, सी हॉस्कोंग राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेकर नेशनल स्टेडियम के गेट पर खत्म होगी। 23 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली 22 जनवरी को रात 11 बजे के बाद विजय चौक, रफी मार्ग, जनपथ जैसे कई जगहों को बंद कर दिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 41.5% बढ़ा और इस दौरान तेल, खुदरा तथा दूरसंचार व्यवसायों का प्रदर्शन अच्छा रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसका युद्ध लाभ 18,539 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 13,101 करोड़ रुपए था। O2C और E&P बिजनेस में मजबूत वृद्धि देखने को मिली, तो उधर जियो और रिटेल बिजनेस ने भी शानदार तिमाही नतीजे पेश किए। जियो और रिटेल के ये अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे हैं। कंपनी के नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस ने वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। हमने अपने सभी व्यवसायों के मजबूत योगदान के साथ रिकॉर्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स दिए हैं। त्योहारों के मौसम और तालाबंदी में ढील की वजह से खपत में मजबूत वृद्धि के साथ रिटेल बिजनेस की गतिविधि सामान्य हो गई है। हमारे डिजिटल सेवा व्यवसाय ने भी व्यापक, टिकाऊ और लाभदायक बढ़ोतरी दर्ज की है।
मोदी सरकार ने 35 और यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम साहे ने बताया कि कल 20 जनवरी को मंत्रालय को प्राप्त खुफिया सूचना के आधार पर हमने 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट और 1 फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। इन सभी अकाउंट्स में आम बात यह है कि ये पाकिस्तान से संचालित होते हैं और झूठे भारत विरोधी समाचार और अन्य सामग्री फैलाते हैं। विक्रम साहे ने कहा कि ये भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने वाले सूचना युद्ध की तरह है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे के टोल पर गुरुवार को ब्रेक फेल होने से एक ट्रक असंतुलित होकर पोल से टकरा गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। हादसे में ट्रक का कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पोल से टकराने से पहले ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें, ट्रक जयपुर से अजमेर की ओर आ रहा था। गनीमत रही कि ट्रक पोल से टकराकर रुक गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सिख समुदाय के खिलाफ पोस्ट करने पर कंगना के खिलाफ एक वकील की तरफ से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला लिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी सेंसरशिप की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए कानून में पहले से कई प्रावधान हैं। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के अनुसार इस मुद्दे पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों के घटने के बाद व्यापारियों ने कोरोना प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर नाइट कर्फ्यू को न हटाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जब कोविड वायरस का संक्रमण हर दिन कम हो रहा है, जैसे कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा था, तो नियमों में ढील क्यों नहीं दी जा रही। कैट ने पत्र में लिखा, हम व्यापारी दिल्ली के व्यापार की जर्जर स्थिति की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो कोरोना प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऑड इवन सिस्टम और वीकेंड लॉकडाउन को ऐसे समय में रद्द न करने की अनुमति के निर्णय पर पुनर्विचार करें। कल जारी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोविड घटकर 21% हो गया है। हालांकि ये पिछले दिनों में 30% तक चला गया था। दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार शाम को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए केस मिले हैं। इस दौरान कोरोना के 38 मरीजों की मौत भी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में गिरावट हुई है। शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 18.4% दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में कुल 2,656 कोरोना के मरीज भर्ती है। दिल्ली में नाइट और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक डीडीएमए ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 50% कर्मचारियों के साथ काम करने वाले निजी कार्यालयों के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों को खोलने के संबंध में सुझाव दिया गया है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, क्योंकि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अभी भी 21% से ऊपर है। इसके अलावा पॉजिटिव केस की संख्या 12,000 से अधिक है। एक बार स्थिति में सुधार होने पर डीडीएमए समीक्षा करेगा। डाकिया का काम लोगों के घरों में चिट्ठी पत्री पहुंचाना है। वो उन्हें उनके सुख दुख से लेकर तमाम सूचनाएं पहुंचाते हैं। लेकिन बिहार के गया में पोस्टमैन अब एक अन्य भूमिका में है। वो होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के घर जाकर बिना अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना की दवा किट पहुंचा रहे हैं। इस कार्य में लगे पोस्टमैन कौशल किशोर ने बताया कि सरकार के द्वारा अच्छी पहल की गई है। वो सावधानी बरतते हुए उन्हें दवा किट पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में गया प्रधान डाकघर के वही डाकपाल विधान चंद्र शर्मा ने बताया कि गया जिला प्रशासन के द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया है। इस किट में कोरोना की दवा होती है, जो संक्रमित मरीजों तक पहुंचाई जाती है। जिला प्रशासन द्वारा डाकियों को मेडिकल किट के साथ संक्रमित मरीजों के नाम पता भी उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ के सभी पोस्टमैन बिना छुट्टी लिए हफ्ते के 7 दिन काम कर रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू लागू है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में रविवार को यानी 23 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि तमिलनाडु में 23 जनवरी को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान राज्य में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार, मॉल, स्पा सभी बंद रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। इससे पहले राज्य में 9 जनवरी और 16 जनवरी को भी संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया था। इसके अलावा राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू है।
इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले दो नई टीमों ने अपने अपने ड्राफ्ट घोषित कर दिए हैं। इस बार आईपीएल में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें पहली बार हिस्सा ले रही हैं। शुक्रवार को दोनों टीमों की ओर से अपने तीन खिलाड़ियों का ऐलान किया गया। इस वक्त साउथ अफ्रीका में वनडे टीम की कमान संभाल रहे केएल राहुल को लखनऊ टीम ने अपना कप्तान बनाया है, जबकि टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद की कप्तानी मिली है। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही है। पुरानी 8 टीमों को खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिला था, जबकि अहमदाबाद लखनऊ को मेगा ऑक्शन से पहले तीन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने का मौका मिला था। अब जब सभी टीमों ने अपने प्लेयर्स के नाम का ऐलान कर दिया है, तब मेगा ऑक्शन का रास्ता साफ हो गया है। राजधानी में मौसम करवट ले रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में एक बार फिर बारिश हुई। खबर है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई और कुछ जगहों पर बारिश की बौछार भी हुई। सर्द हवाओं के बीच होने वाली इस बारिश से ठंडक और ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। देर रात शुरू हुई बारिश रुक रुक कर कई इलाकों में होती रही। राजधानी में बारिश के चलते इस समय भी अंधेरे के हालात हैं। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। बारिश होने की वजह से अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने जम्मू संभाग के कई जगहों में 22 और 23 जनवरी को भारी बारिश और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। जम्मू श्रीनगर शुक्रवार को भी एक तरफा बहाल रहा। वहीं तापमान की बात करें तो प्रदेश में बादल छाए रहने से कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं पहलगाम में अधिकतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -2.4 डिग्री। जम्मू जिले में दिन का अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री और बटौत में अधिकतम तापमान 5.3 और न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका कनाडा सीमा पर 4 भारतीय नागरिकों के एक ही परिवार की ठंड से मृत्यु के बाद दुख जताया और अमेरिका और कनाडा में भारतीय राजदूतों को निर्देश दिया कि स्थिति पर तत्काल कदम उठाए। पदाधिकारियों का मानना है कि उक्त परिवार इस ठंड की चपेट में उस समय आया जब उसने एक बर्फीले तूफान से वहां से गुजरने का एक असफल प्रयास किया। आरसीएमसी ने गुरुवार को बताया कि एम्सन के नजदीक कनाडा अमेरिका सीमा पर कनाडा की और बुधवार को 4 शव मिले, जिसमें 2 शव वयस्कों के, एक किशोर का और एक नवजात शिशु का है। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करते हुए घटना पर अपना दुख जताते हुए लिखा, इस खबर से स्तब्ध हूं कि कनाडा अमेरिका सीमा पर एक शिशु सहित 4 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। अमेरिका और कनाडा में हमारे राजदूतों से स्थिति पर तत्काल कदम उठाने को कहा है। वहीं कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया का कहना है कि एक गंभीर त्रासदी है। एक भारतीय काउंसलर टीम आज कोऑर्डिनेट और सहायता के लिए भारत के महावाणिज्य दूतावास टोरंटो से मैनिटोबा के लिए रवाना की गई है। हर पल आपके साथ।